Hello, Assalamu alaikum, all of you. Welcome in today's lecture. Today's lecture is going to be very interesting and very important for 11th and 12th students. That is the statistics. तो जल्दी से आप शेयर करिए और जितने भी ऑनलाइन हैं अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए. ओके फ्रेंड्स, एम आई ऑडिबल? जल्दी से अपनी वॉइस को चेक करिए. क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जल्दी से बताइए मुझे कमेंट सेक्शन में. तो आज का टॉपिक जो होगा दैट इज अबाउट स्टैटिस्टिक्स. और जितने भी बच्चे 11th के एंट्रेंस की तैयारी में हैं उनके लिए ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा. चलो इस टॉपिक में हम शुरू करने जा रहे हैं. जल्दी से आप ये शेयर करो बाकी के साथ. जितने भी फ्रेंड्स आपके साथ हैं उनके साथ जल्दी शेयर करिए. ओके, नाउ इन दिस चैप्टर we are going to discuss about the various topics. That is about introduction of statistics, then you have collection of data, presentation of data, mean, methods to find mean. इसमें 3 रूल्स आपको पढ़ने हैं. डायरेक्ट मेथड है, एज्यूम्ड मीन है एंड स्टेप डिविएशन. और उसके बाद मोड, मीडियन एंड ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. ये जो टॉपिक है इन वाले टॉपिक्स को हम डिस्कस करने जा रहे हैं वन बाय वन. तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा ये. तो फ्रेंड्स, नाउ इन द इंट्रोडक्शन, अगर आप यहाँ देखेंगे ये पिक्चर, इस पिक्चर में क्या देख रहे हैं आप? टीचर शोइंग एनुअल रिपोर्ट कार्ड टू पेरेंट. यानी एनुअल डे पे जो रिजल्ट डे होता है स्कूल में, किसी भी स्कूल में, तो वहाँ पर जो पूरे साल की जो परफॉर्मेंस है, बच्चे ने कितने क्लास लिए, किस सब्जेक्ट में क्या परफॉर्म किया, उसने कितने मार्क्स हासिल किए, और जो भी इसके रिकॉर्ड जितने भी डेटा आता है ना एक साल के लिए, वो सारा होता है रिपोर्ट कार्ड में. और इस रिपोर्ट कार्ड को हम प्रेजेंट करते हैं पेरेंट के सामने. उसमें क्या होता है, जब वो देखता है उसमें पूरे साल की, हर एक दिन की, हर एक टेस्ट की, ठीक है, पढ़ाई, राइटिंग, जो भी है, सारे परफॉर्मेंस एक रिपोर्ट कार्ड पे आता है. ये बनता है इसका क्या, जितने भी काम उसने एक साल में किया, पूरा डेटा का एक कलेक्शन हुआ. तो दैट इज कॉल्ड कलेक्शन ऑफ डेटा. नाउ जो इंफॉर्मेशन है वही डेटा बन गया, और एक कलेक्शन मीन्स ये जो सारा परफॉर्मेंस है ना एक साल की, वो हमने एक रिपोर्ट कार्ड में इसके सामने रख दिया था. नाउ इट मीन्स, अब हम इसको डिफाइन करते हैं स्टेटिस्टिक्स को. ऐसे जो कंडीशन है या ऐसे जो सिचुएशन है, इनको हम डील करते हैं. तो मैथमेटिक्स में एक जो सब्जेक्ट है दैट इज कॉल्ड स्टैटिस्टिक्स. ऐसे कंडीशन या ऐसे भी जो सिचुएशन है, जो प्रॉब्लम आ रही है रियल लाइफ में, इनको हम ऐसे डील करते हैं विद द हेल्प ऑफ स्टैटिस्टिक्स. यही हमें यहाँ पे देखना है. तो ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स डील्स विद द स्टडी ऑफ कलेक्टिंग, एनालाइजिंग, इंटरप्रेटिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड प्रेजेंटिंग डेटा इन अ पर्टिकुलर मैनर. इसका मतलब क्या होता है, जब भी एक बच्चा अपने स्कूल में पूरे साल के लिए जो इसने मतलब कितने अटेंडेंस लगा दी है, और उसके बाद वो रजिस्टर में होता है मेंट. इसने कितने मार्क्स लाए हर एक टेस्ट में, यूनिट टेस्ट में, हाफ ईयरली में, फाइनल एग्जाम में, है ना, सारे जो परफॉर्मेंस एक्टिविटी कितने किए इसने, इसने कितने लैब प्रैक्टिकल जो है ना वो कितने किए हैं, इसने कितने एक्टिविटीज में पार्टिसिपेशन किया है, कितने ड्राइंग चार्ट बनाए इसने, हर एक चीज क्या होता है, वो होता है नोट करके. उसके बाद क्या बनता है, जब हम रिपोर्ट कार्ड बनाते हैं, इससे पहले क्या करते हैं, हम रिजल्ट शीट को देखते हैं. पहले इसको क्या करते हैं, हम इसको हम कलेक्शन करते हैं इस डेटा को. हो गया अवार्ड की सूरत में या रिजल्ट की शीट की सूरत में आ गया वो. उसके बाद एनालाइज करते हैं, कहीं पर कोई डबलिंग नहीं हुई है, कोई मिसिंग मत है, कहीं पर मत है कुछ प्रॉब्लम, उसको हम पहले एनालाइज करते हैं. उसके बाद इंटरप्रेट करते हैं, इंटरप्रिटेशन होती है. इसके बाद
कहाँ पर क्या रखना है, सब चीज़ें है ना टेबल फॉर्म में। उसके बाद ऑर्गेनाइज करते हैं, यानी हर सब्जेक्ट के कॉलम वाइज लगाते हैं, यहाँ सब्जेक्ट है, यहाँ इसके मार्क ऐसे ऐसे आ रहे हैं, यूनिट 1, यूनिट 2, ऑफ ईयरली, UT2, इसके बाद फाइनल एग्जाम सारा करके। और आफ्टर दैट जब पूरा ये होता है, कलेक्ट भी होता है, एनालाइज भी होता है, इंटरप्रिटेशन भी होती है, इसमें ऑर्गेनाइज भी होता है पूरा एक शीट में, तो उसके बाद इसको हम करते हैं प्रेजेंट। क्या करते हैं, तभी हम इस रिपोर्ट कार्ड को, जो एक ब्यूटीफुल एक पेज पे होता है कि पूरे साल का जो भी इसकी परफॉर्मेंस है, कितना भी किया, वो सारा एक शीट पे आता है और बेहतरीन सूरत में आता है, और ये प्रेजेंट करने के लायक होता है। इसको बोलते हैं प्रेजेंटिंग डेटा इन पर्टिकुलर मैनर। तो दिस इज अबाउट स्टैटिस्टिक्स। तो क्या है, इसमें कलेक्शन ऑफ डाटा होता है पहले, उसके बाद एनालाइज होता है, उसके बाद इंटरप्रिटेशन होती है, उसके बाद क्या होता है, ऑर्गेनाइज होता है। टेबल्स आपको वहां फॉर्म करने हैं ताकि कॉलम रो बनेंगे वहां पर, वहां सीधे समझ आएगा, जल्दी से समझ आएगा कि कहाँ पर क्या हुआ है। और उसके बाद इसको हम क्या करते हैं, प्रेजेंट करते हैं डेटा। इसी तरह अगर आप देखेंगे गवर्नमेंट लेवल पे जो प्राइम मिनिस्टर होता है या कोई मिनिस्ट्री होती है, सपोज मान लीजिए आप एजुकेशन की मिनिस्ट्री है, इनको देखना है कि हमारे दिल्ली में या कहीं स्टेट में भी कितने हमें स्कूल बनवाने हैं। तो क्या करते हैं, पहले वो गांव में देखते हैं, पहले वो सर्वे लेते हैं, उसके बाद देखते हैं कि बच्चे कितने हैं। अब इस गांव में इतने बच्चे अगर हैं, हर क्लास के इतने बच्चे हैं, दैट मीन्स ये गांव जो है ना, ये एक स्कूल डिजर्व करता है, तो वहाँ स्कूल बनता है। उसके बाद बच्चों के हिसाब से वहाँ पर क्लासरूम बनते हैं, उसकी फैसिलिटीज, वॉशरूम, लैब वेब, A to Z सारा बनता है। और बच्चे कितने सब्जेक्ट्स को पढ़ पाते हैं, कितने पढ़ना है उनको, उस हिसाब से उनको टीचर भी अपॉइंट करने हैं, एक प्रिंसिपल भी होता है, पियान कितने लगेंगे, ये सारा चीज जो है ना, ये पहले सर्वे से, उसके बाद जब कलेक्शन ऑफ डाटा होती है ना, उसके बाद जब ऐसी चीजें एक स्टेट में, एक टाउन में, तो उसके बाद क्या होता है, ये सारे चीजें जो आते हैं एक लिस्ट की सूरत में आता है, एक लिस्ट बनता है, कलेक्शन होती है, इसमें एनालाइज होता है, इंटरप्रिटेशन होती है, ऑर्गेनाइज होता है ये डेटा, फिर ये जाता है मिनिस्टर में। क्योंकि जो मिनिस्टर होता है कंसर्न डिपार्टमेंट का, वो ये सारी कहानी नहीं सुनेगा, वहां पर ये हुआ वहां नहीं, बल्कि वो सारी स्टोरी जो है, डेटा जो है ना, वो हम एनालाइज करके बाद ऑर्गेनाइज करते हैं एक शीट में, और वो शीट जाता है कि मिनिस्टर के पास, तभी वो इसका अप्रूवल लेता है। वहां पर क्या होता है, वहां लिखा होता है कि इतने गांव में इतने बच्चे हैं, इतने बच्चे हैं, इतने बच्चे हैं, इतने स्कूल है। आफ्टर दैट उसका अप्रूवल आता है। तो ये होता है मिनिस्ट्री लेवल पे या गवर्नमेंट लेवल पे होता है। ऐसे भी देखो आप स्कूल लेवल पे, या अपने घर में देखो आप, स्कूल में समझने के लिए, एक क्लास के बच्चे जो है, एक बच्चे ने साल भर कितना परफॉर्म किया, कितने मार्क्स लिए, किसमें क्या हुआ, ये सारा होता है कलेक्ट करके। उसके बाद उसकी एनालाइज होती है, इंटरप्रिटेशन बनता है, फिर बनता है रिपोर्ट कार्ड बनता है। तो दैट इज कॉल्ड प्रेजेंटिंग द डाटा इन अ पर्टिकुलर मैनर। तो यहाँ देखो आप, एरियाज वायर स्टैटिस्टिक्स यूज्ड, और जो स्टैटिस्टिक्स है ये हम कहाँ यूज करते हैं, किन किन एरियाज में हम इनको यूज करते हैं, क्या बनता है वो। नंबर 1, वेदर फोरकास्टिंग, यानी मौसम की जानकारी के लिए ना, क्या क्या मौसम रहेगा, तो वहां पर भी आप देखते हैं कि वहां पर ये काम आता है। हेल्थ इंश्योरेंस, जो भी सेहत के रिगार्डिंग जो इंश्योरेंस है, या हेल्थ डिपार्टमेंट जो भी है ना, वहां पर भी ये काम आता है। मैन्युफैक्चरिंग, जो हमारे इंडस्ट्रीज है, फैक्ट्रीज है, वहां पर क्या क्या तैयार करना है ऑन द बेस ऑफ जो डेटा है ना, तो वो हम ये वहां पर ये स्टेटस यूज करते हैं। सेल्स ट्रैकिंग, कितने सेल हो रहा है, तो वहां पर भी। मेडिकल स्टडीज और अर्बन प्लानिंग, जितने भी प्लानिंग है, और भी बहुत सारे चीजों पर ये हम स्टैटिस्टिक्स यूज करते हैं। तो विद द हेल्प ऑफ स्टैटिस्टिक्स, हमारी जो रियल प्रॉब्लम्स है, चाहे स्टेट लेवल पर है या टाउन लेवल पर, कहीं पर भी, तो हम इसको रिजॉल्व कर सकते हैं। तो वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट ये। तो इसके बहुत सारे एप्लीकेशंस है। यहाँ पर स्टैटिस्टिक्स, लैटिन वर्ड मीन्स पॉलिटिकल स्टेट। जो स्टैटिस्टिक्स है इसका मतलब है पॉलिटिकल स्टेट, लैटिन वर्ड है ये, इसका मीनिंग है पॉलिटिकल स्टेट। यानी आपको ये जो स्टेट हमारी है, जो गवर्नमेंट होती है, स्टेट गवर्नमेंट, उनको जितने भी काम आप देखो, हर एक डिपार्टमेंट चाहिए, उनको डेटा चाहिए, डेटा चाहिए उनको। और वो शुरू कहाँ से होता है, वो शुरू होता है लोकल ऑफिसर से लेकर फिर तहसील ऑफिसर, फिर डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर, यानी हायरार्ची वहां बनी है एक एडमिनिस्ट्रेशन की। तो ग्राउंड लेवल से आके टॉप लेवल तक जो लिस्ट बनता है, पूरा जो डेटा बनता है, तो वहां पर भी हम देखते हैं स्टैटिस्टिक्स यूज करते हैं। तो विद द हेल्प ऑफ स्टैटिस्टिक्स वो चीज़ें पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आप देखो, डेटा पहले कलेक्ट करना है, फिर एनालाइजिंग होती है, उसके बाद इंटरप्रिटेशन होती है, फिर
ऑर्गेनाइज होता है, तब जाते वो हायर अथॉरिटी तक जाता है वो लिस्ट, तभी उसका अप्रूवल मिलता है। नेक्स्ट, नाउ इसी में आप देखेंगे, इस पूरे स्टेट्स में देखा आपने कि जो कलेक्शन ऑफ डेटा होती है, मेन चीज का ये पहला पॉइंट है, पहले हमें डेटा को कलेक्ट करना है। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल इज प्राइमरी डेटा। व्हाट इज प्राइमरी डेटा? कलेक्टेड फ्रॉम द फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस। जो ग्राउंड लेवल पे जो पहला पर्सन जो डेटा को कलेक्ट करता है ना, वो डेटा जो है ना, दैट इज कॉल्ड प्राइमरी डेटा। इसमें क्या होता है, इस प्राइमरी डेटा में होता है ये कि सपोज मैं बच्चों का टेस्ट ले रहा हूँ, जब टेस्ट देंगे बच्चे, जो मैं मार जो टीचर इस वक्त करता है ना इवॉल्यूशन, जो रिजल्ट वहां आता है दैट इज कॉल्ड प्राइमरी डेटा। उसके बाद जो टीचर है ना वो अवार्ड बना के देता है किसको, एग्जामिनेशन को, तो उनके पास क्या बनता है, वो सेकेंडरी डेटा। तो दैट इज द फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस इज कॉल्ड प्राइमरी डेटा। नाउ सेकेंडरी डेटा क्या होता है? सेकेंडरी डेटा मीन्स कॉमन सोर्सेस, बुक्स, पर्सनल सोर्सेस, जर्नल्स, न्यूज पेपर्स, वेब सीरीज, गवर्नमेंट रिकॉर्ड एक्सेट्रा। यानी अब आपको जब ये प्राइमरी डेटा बन गया, अब ये दूसरों के लिए क्या बनता है, सेकेंडरी डेटा। फॉर एग्जांपल जो आज के न्यूज़पेपर है, न्यूज़पेपर में जो भी इंफॉर्मेशन आती है ना, न्यूज़ रिपोर्टर के लिए क्या है, वो प्राइमरी डेटा। अब वो न्यूज़पेपर में आ गया, अब हम लोग पढ़ते हैं, हम देखते हैं, या हम टीवी पे सुनते हैं, या कहीं बुक्स में देखते हैं हम, तो हमारे लिए क्या बन गया, वो सेकेंडरी डेटा बन गया। तो इसके जो सोर्स है वो क्या है, दैट इज बुक्स। क्योंकि जो बुक बनाने वाला है या बुक जो पब्लिश करने वाला या राइट करने वाला है, उसके लिए क्या है, प्राइमरी डाटा। जो पढ़ने वाला है उसके लिए है सेकेंडरी डाटा। पर्सनल सोर्सेस, जर्नल्स, न्यूज़पेपर्स, वेब सीरीज, वेबसाइट पे देखना, गूगल पे देखना, गूगल पे जिसने किया पहले ये अपलोड, उसके लिए प्राइमरी है। जो बाकी सर्च करने वाले हैं उनके लिए क्या है, सेकेंडरी डेटा। नाउ प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, डेटा को प्रेजेंट कैसे करना है ना। नाउ दैट इज फर्स्ट ऑफ ऑल इज अनग्रुप डेटा। यानी जब आपको डेटा क्या है जिसमें आपको ग्रुपिंग करने की जरूरत नहीं पड़ती, उसमें क्या होता है, जब डेटा होता ना थोड़ा, इसमें वेरी लार्ज नहीं होता है, स्मॉल साइज का होता है डेटा, तो वो वहां पर ग्रुप करने की जरूरत नहीं होती है, दैट इज कॉल्ड अनग्रुप डेटा। अनग्रुप डेटा, इसमें क्या होता है, अनग्रुप डेटा में क्या होता है, रॉ डेटा होता है, दैट इज रॉ डेटा। दूसरा होता है ग्रुप डेटा। ग्रुप डेटा होता है वो जब साइज क्या बनता है, बड़ा बनता है डेटा का, तो लार्ज साइज के लिए फिर क्या करते हैं हम, और उसको हम ग्रुप में बनाते हैं, क्योंकि साइज बड़ा होता है तो ग्रुप में करेंगे आप, तो वो डेटा सारा एक ही मतलब लिमिटेड साइज पर लगाए गए। तो दिस इज कॉल्ड ग्रुप डेटा। आप देखो यहाँ पर जो ऐसे बनते हैं 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, ये जो ऐसे ग्रुप्स है, दीज आर कॉल्ड क्लास इंटरवल। ये पूरा जो डाटा है ना, दैट इज कॉल्ड, जिसमें ये ग्रुप बनेंगे, इंटरवल बनेंगे, दीज आर कॉल्ड क्लास इंटरवल। और ये पूरा डेटा है ना, ये रिप्रेजेंट करेगा ग्रुप डेटा को। नाउ इसमें देखो आप, जो ये ग्रुप बनते हैं, क्लास इंटरवल जो बनते हैं इसमें, दैट इज कॉल्ड 10 to 20, ऐसे होता है ना, 20 to 30। अगर इस शेप में होता है 10 to 20, 20 to 30, दीज आर कॉल्ड क्लास इंटरवल, और ये रिप्रेजेंट करता है ग्रुप डेटा। इसमें देखो आप, दिस इज कॉल्ड क्लास इंटरवल, ऐसे करके सारे भी हैं। और ये हो गया लोअर लिमिट, इसको बोलते हैं अपर लिमिट। जो पहला है इसको बोलते हैं लोअर लिमिट, जो 20 यहां पर है इसको बोलते हैं अपर लिमिट। जो इनके बीच में गैप है, दैट इज कॉल्ड क्लास साइज। सो व्हाट इज क्लास साइज? क्लास साइज मीन्स अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। जो अपर लिमिट है इसको माइनस करना है लोअर लिमिट, वो बनता है क्लास साइज। तो क्लास साइज क्या है, एक्चुअली द साइज ऑफ द क्लास इंटरवल। वही पूरे ग्रुप डाटा के लिए भी होता है क्लास साइज। इट इज फाइंड बाय अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। नाउ क्लास साइज इज अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये इसकी फॉर्मूला हो गई। क्लास मार्क, व्हाट इज द क्लास मार्क? क्लास मार्क इज एक्चुअली द मिड पॉइंट ऑफ द क्लास इंटरवल। जो भी यहाँ पर इंटरवल देखेंगे, सपोज यहाँ 10 to 20, ये क्या है, क्लास इंटरवल। इसमें क्लास साइज कितना आएगा, वो 10 आएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट वो 10 आएगा। लेकिन जो क्लास मार्क है, क्लास मार्क इज द मिड पॉइंट। मिड पॉइंट कैसे मिलता है, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट,
अपॉन 2, तो दैट इज इक्वल टू 10 प्लस 20 अपॉन हो गया 2, 30/2 कितना बनता है, ये बनता है 15. सो 15 इज द class mark. So class mark is given by upper limit plus lower limit divided by 2, या lower limit plus upper limit divided by 2. This is also called midpoint of the class interval. So also called as midpoint. Also called as midpoint of the class interval. Midpoint of the class interval. Okay. In this chapter we will learn to calculate mean, median, mode and of the group data. आप देखो ये चैप्टर जो है ना, इस चैप्टर में इसके बाद जो है डाटा तो ऐसे आएंगे, या आएगा अनग्रुप डाटा या आएगा ग्रुप डाटा. तो हमें फाइंड करना है मीन, मीडियन एंड मोड ऑफ द ग्रुप डाटा हमें फाइंड करना है. चलिए आप आगे. नाउ अब जो फर्स्ट टॉपिक यहाँ पर है दैट इज द मीन. व्हाट इज मीन? इसको बोलते हैं एवरेज ही बोलते हैं इसको. मीन इज आल्सो कॉल्ड एवरेज. तो दीज आर मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी. मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में क्या होता है, इसमें होता है ये कि जो भी आप निकालेंगे, अभी आप मीन, फिर आप पढ़ेंगे मीडियन और पढ़ेंगे मोड. तो ये तीनों वैल्यू है ना, ये होता है सेंटर के डेटा के सेंटर में होता है, लाइज सेंटर ऑफ डेटा. ये तीनों वैल्यू है ना, मीन, मीडियन और मोड, जब आप ये फाइंड करेंगे आपको मिल जाएगा इनका वैल्यू. तीनों डेटा के सेंटर के आसपास ही मिलेंगे आपको ये, इसलिए इनको बोलते हैं मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी. इसमें पहला क्या है, पहला यहां पर है मीन. मीन इज आल्सो कॉल्ड सिंपल एवरेज और एवरेज. नाउ अरिथमेटिक मीन इज, ये भी मीन होता है, मीन और अरिथमेटिक मीन. व्हाट इज अरिथमेटिक मीन? इट इज गिवन बाय सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. यानी हमारे पास डेटा में जो ऑब्जर्वेशन है ना, उन सबको सम करना है, डिवाइड बाय करना है कि टोटल कितने हैं वो. तो दैट इज द अरिथमेटिक मीन. सो सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. नाउ इफ द ऑब्जर्वेशन ऑफ x1, x2, x3 ऐसे है, मान लीजिए x1, x2, x3 ये सारे क्या ऑब्जर्वेशन है, तो इनका मीन क्या करेंगे हम, इनका मीन हम करेंगे रिप्रेजेंट बाय x बार, दैट इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन. इसके लिए होता है समेशन. इस लेफ्ट सिंबल को हम यूज करते हैं जब आपको बहुत सारे चीजों का सम करना होता है, ऑब्जर्वेशन का सम करना होता है. तो ये सारे x है, समेशन ऑफ xi डिवाइड बाय टोटल कितने हैं, ये n है, तो डिवाइड बाय n. सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर मीन. सो मीन इज x बार, दैट इज समेशन ऑफ xi डिवाइड बाय n. नाउ रिटन है, ये x बार होता है, इसका मतलब क्या होता है, मीन समेशन xi, जो ऑब्जर्वेशन है उनका सम कहां से लेकर 1 से लेकर n तक, डिवाइड बाय टोटल कितने हैं, डिवाइड बाय n है. नाउ स्कोर ऑफ द क्रिकेटर्स इन हिज 10 मैचेस इज एज फॉलोज. अब यहां पर आप देखिए, एक क्रिकेटर है, इसका जो स्कोर है 10 मैच में, 10 मैच में एक क्रिकेटर ने क्या खेला, उसने कितने रन बनाए. पहले मैच में क्या है 25, 45, दूसरे में है, तीसरे में 50, 70, ऐसे करके हर एक मैच में उसने इतने इतने स्कोर बना दिया है. अब बताओ इसका एवरेज क्या आएगा, व्हाट इज द एवरेज स्कोर. सो मीन क्या होगा, एवरेज स्कोर मीन्स मीन. तो मीन इज इक्वल टू इन सब का आपको सम करना है. तो 25 प्लस 45 प्लस 50 ऐसे करके सबको आप सम करिए, डिवाइड बाय टोटल कितना है, क्योंकि यहाँ 10 मैच है, तो 10 मैच में हो गए 10 इनिंग्स, तो डिवाइड बाय आप 10 करेंगे. जो स्कोर का सम होगा वो डिवाइड बाय कितना है 10. आप देखेंगे जो भी स्कोर आपको होगा उसका सम करेंगे आप, डिवाइड बाय 10 करना, आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिलेगा मीन. तो रहेगी फार्मूला. नाउ द फार्मूला इज x बार इज इक्वल टू समेशन ऑफ xi अपॉन n. i का वैल्यू है 1 to n, जितने भी होंगे ये डिवाइड बाय n करना. तो दिस इज द मीन फार्मूला फॉर फाइंडिंग द मीन ऑफ n ऑब्जर्वेशन. अब आप यहां क्वेश्चन लीजिए आप, द मीन ऑफ फर्स्ट 6 इवन नंबर्स, 6 इवन नंबर है, 6 इवन नंबर का हमें मीन निकालना है. तो बताओ फर्स्ट 6 मीन नंबर क्या है, पहला मीन कौन है, पहला मीन के यहाँ पर इवन नंबर कौन है, 2, 4, 6, 8, 10, 3, 5 और 12. ये पहले 6 इवन नंबर है, इनका आप क्या करेंगे,
इनका हमें मीन निकालना है। तो क्या करना है आपको, इनका सम करना है। सो देयरफॉर एक्स बार इज इक्वल टू 2 + 4 + 6 + 8 + 10 + 12 और डिवाइड में कितने हैं, डिवाइड में ये 3 3 6 हो गए। तो दिस इज इक्वल टू 6 बन गया, 6 हो गया 12, 12 8 हो गया 20, 20 10 हो गया 30, 30 40 42 कितना बन गया 42 डिवाइड बाई 6, 6 1 r 6 7 r। सो देयरफॉर x बार इज इक्वल टू 7। वेरी सिंपल, बहुत इजी है। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय टोटल, तो हमने ये कर दिया तो हमारा मीन क्या बन गया, 7 बन गया। सो मीन इज 7। अगली बात समझा आप? तो जितने भी आपके पास ऑब्जर्वेशन है उनका मीन निकालना है, तो क्या करना आपको, सम करना है सब ऑब्जर्वेशन का, डिवाइड में आपको टोटल करना है। ये है पहले क्वेश्चन का आंसर। आई होप कि आपने इसको समझ लिया है। चलो नेक्स्ट पे, द मीन ऑफ 6 नंबर्स इज 21। द मीन ऑफ 6 नंबर्स इज 21। 6 नंबर का मीन कितना है 21। इफ वन नंबर इज एक्सक्लूडेड, अब आपको एक नंबर बाहर निकालना है, माइनस करना है, देन देयर मीन इज 19। उनका मीन क्या है 19। द एक्सक्लूडेड नंबर इज, बताओ वो नंबर क्या है। कैसे करेंगे क्वेश्चन आप, द मीन ऑफ 6 नंबर्स इज 21। पहले देखो फॉर्मूला क्या है, अगर हमारे पास एक्स बार की फॉर्मूला है, एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एक्स आई डिवाइड बाय एन। यहां पर एन है तो एन के लिए होगा ये, तो द फॉर्मूला विल बी व्हाट इज सम ऑफ दीज। इनका सम क्या होगा, यहां देखिए, अगर एक्स बार है समेशन ऑफ एक्स आई बाय एन, तो आपको सम नहीं, ये होता है सम, दिस इज कॉल्ड सम। व्हाट इज सम इक्वल टू समेशन ऑफ एक्स आई इज इक्वल टू, ये एन यहां होगा मल्टीप्लाई, इट इज एन एक्स बार। ये कॉन्सेप्ट आपको यहां पे यूज करना है। क्या लिखा है, द मीन ऑफ 6 नंबर्स इज 21। द मीन ऑफ 6 नंबर्स इज 21। इफ वन नंबर इज एक्सक्लूड, जब आप एक नंबर एक्सक्लूड करेंगे, माइनस करेंगे, देन देयर मीन इज 90। उनका मीन क्या आता है 90 रहता है। बता दे एक्सक्लूड नंबर, जो आपने नंबर एक्सक्लूड किया वो नंबर कौन सा है, वो नंबर कौन सा, बताओ। यहां पर क्या लिखा है, समेशन एक्स बार इज इक्वल टू समेशन ऑफ एक्स आई, आई का वैल्यू क्या है 1 to 6। यहां पर 6 नंबर है तो डिवाइड करेंगे आप 6, तो विच इंप्लाइज दैट, अब बता मुझे, द मीन ऑफ 6 नंबर इज 21। मीन कितना है 21, 21 है, इनटू करेंगे 6 यहाँ पे, ये क्या बनेगा सम ऑफ दीज नंबर समेशन ऑफ एक्स आई। जो ये 6 नंबर है उनका सम ये होगा, क्योंकि यहाँ सम हमें गिवन नहीं है, हमें उनका मीन गिवन है और ये 6 नंबर है। कितना बनता है 6 1 और 6 हो गया, 6 2 और 12 126, 120 बन गया समेशन एक्स आई। तो सम ऑफ 6 नंबर्स एक्चुअली 126। अब क्या करना आपको, अब यहाँ क्वेश्चन कह रहा है कि इफ वन नंबर इज, अब आपको एक नंबर एक्सक्लूड करना है, एक नंबर को आप एक्सक्लूड करेंगे, उनका मीन क्या हो गया 19। दैट मीन इज अगेन एक्स बार इज इक्वल टू समेशन ऑफ एक्स डिवाइड बाय, अब कितने रह गए, जब एक नंबर बाहर निकाला 6 के बजाय वहां क्या रहेंगे 5 रहेंगे, तो यहां लिखो आप डिवाइड। अब उन 5 का क्या है मीन, उनका मीन 19 है, तो 19 मल्टीप्लाइड बाय 5 इज इक्वल टू समेशन ऑफ एक्स। समेशन ऑफ कितना बनता है 5 9 और 45, 4 कैरी 5 1 5 5 4 95 इज इक्वल टू समेशन ऑफ एक्स। अब बता मुझे, ये 6 नंबर का सम है, फिर हमने एक काम किया, ये बन गया 5 नंबर का सम, वो क्या है 95। तो जो 6 नंबर का सम है इसको हम माइनस करेंगे 5 नंबर का सम, तो वहां क्या आएगा, वहां आएगा वो नंबर जो हमने एक्सक्लूड किया। लिखो देयरफॉर द नंबर विल बी, तो 126 जो सम ऑफ 6 नंबर्स है, माइनस करेंगे सम ऑफ 5 नंबर दैट इज 95। तो यहां करिए आप माइनस, क्या बन जाएगा 6 के 5 1, 12 के 9 3 31, 31 इज, यानी ये वही नंबर है 31। जब हमने 6 नंबर में से वो रिमूव किया, उनका मीन बनता है 19, द नंबर इज 31। ये आपका आंसर हो गया, 31 इज योर आंसर। आई होप कि आपको ये समझ आया है, जल्दी से नोट करो, शाबाश। चलिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे, बस कॉन्सेप्ट को याद रखना है, फॉर्मूला यही है, एक्स बार इक्वल टू समेशन ऑफ एक्स अपॉन एन।
ये वाली फॉर्मूला आप यूज कर रहे हैं। द मीन ऑफ 9 ऑब्जर्वेशन इज 36। ये जो 9 ऑब्जर्वेशन है उनका मीन 36 आ रहा है। इफ द मीन ऑफ द फर्स्ट 5 ऑब्जर्वेशन इज 32, अब ये 5 ऑब्जर्वेशन जो है ना उनका मीन क्या है 32, एंड दैट ऑफ द लास्ट 5 ऑब्जर्वेशन इज 39, जो आखिरी 5 है उनका क्या है 39 आ रहा है। देन द फिफ्थ ऑब्जर्वेशन इज, बताओ फिफ्थ क्या है। क्वेश्चन ऐसे है, वी हैव ओनली 9 ऑब्जर्वेशन, सो x1, x2, x3, x4, x5, x6, x7, x8 और x9, these are 9 ऑब्जर्वेशन। इन 9 ऑब्जर्वेशन में क्या है, उनका 9 का मीन कितना है, द मीन ऑफ 9 ऑब्जर्वेशन इज 36। तो क्या करेंगे आप, यहाँ लिखो आप x बार इज इक्वल टू समेशन x अपॉन 9, ये 9 ऑब्जर्वेशन का मीन है। तो व्हाट इज देयर सम, दैट इज यहाँ पर 36 है, मल्टीप्लाई करेंगे 9, दैट इज इक्वल टू सम ऑफ 9 ऑब्जर्वेशन। ये कितने हैं 9, 9 6 आर 54, 5 कैरी, 9 3 आर 27, 27 3 30 32, 329, 324। तो दिस इज सम ऑफ 9 ऑब्जर्वेशन क्या है 324। अब क्या रहता है, मीन ऑफ फर्स्ट 5 इज 32। तो पहले 5 जो है ना, ये पहले 5 देखो आप, ये फर्स्ट 5 इनका मीन क्या आता है, तो x बार इज इक्वल टू समेशन ऑफ x अपॉन n, ये फॉर्मूला है। दीज आर 5, सो नाउ दीज आर 5, 5 हियर लिखो, n के बदले 5। x बार कितना है अब, वो है 32, 32 है वो, सो देयरफॉर 32 इज इक्वल मल्टीप्लाइड बाय 5 इज इक्वल टू समेशन ऑफ x। ये पहले 5 का है, 5 2 आर 10, 5 3 15, 60, 160 हो गया समेशन ऑफ x। ये पहले 5 का सम होगा, मीन से हमने सम निकाला, वहां भी हमने सम निकाला। अब यहाँ द सम ऑफ द लास्ट 5 ऑब्जर्वेशन इज 39। अब जो लास्ट 5 है ना, ये देखो ये लास्ट 5 जो है, इनका सम क्या है, इनका मीन भी कितना है 39। देखो x बार इज इक्वल टू समेशन ऑफ x अपॉन, ये भी 5 है, और यहाँ बनता है इनका मीन कितना बनता है 39 मल्टीप्लाइड बाय 5 इज इक्वल टू समेशन ऑफ x। ये है लास्ट के 5, क्या 5 9 आर 45, और कैरी 5 to 15, 15 19, तो 190 is equal summation of x। ये लास्ट के 5 है, ये पहले 5 है। बताओ आप व्हाट विल बी द फिफ्थ ऑब्जर्वेशन विल बी, बताओ जो 5वीं ऑब्जर्वेशन है वो क्या होगी, ये वाला क्या होगा, ये आपको फाइंड करना है। कैसे करेंगे फाइंड, ये जल्दी बताओ। फिफ्थ, देखो हमारे पास 9 का भी सम आ गया, 9 का सम आ गया हमारे पास। उसके बाद क्या है, अगर 9 को हम सम करेंगे, पहले 5 का सम ये है और लास्ट के 5 का सम ये है, तो क्या होगा इसमें, आप बताओ इसमें क्या है वो चीज जो आपको, ये वाली टर्म आपको फाइंड करने हैं, क्या होगा ये। शाबाश शाबाश, जल्दी बताओ। हमें फिफ्थ वाली ऑब्जर्वेशन निकालना है, पहले 5 का सम गिवन है और लास्ट 5 का सम भी क्या है 195। इससे बताओ आपकी जो ये फिफ्थ वाली ऑब्जर्वेशन है वो क्या होगी, फिफ्थ ऑब्जर्वेशन में फाइंड करना है। शाबाश शाबाश शाबाश, जल्दी बताओ। लास्ट के 5 कितना है, वो है 195, लास्ट के 5 का 195 है, तो पहले का 5 कितना है, वो है 160। अब आप इनका डिफरेंस करो, कितना आएगा 5, ये होगा 5 9 6 3 35 आएगा, ये होगा 35। 35 कौन सा है, 35 वो है जो आपको यहाँ पे एक कॉमन निकला था। अब क्या करेंगे, हमारे पास टोटल कितना है, ये ना कॉमन, ये कॉमन में आएगा, इसको हमें फाइंड करना है। ओके,
शाबाश शाबाश, जल्दी बताओ। ये हो गया फर्स्ट 5 का, ये है लास्ट 5 का, और ये सारे जो 9 है ना हमारे, उनका ये सम बन गया। आपको बताना है कि ये वाली ऑब्जर्वेशन क्या होगी। तो इतना कर दिया मैंने, आप इसके बाद आप खुद करेंगे ये वाला पार्ट। शाबाश, इसका आंसर यहां से आएगा, जल्दी बता दो। शाबाश शाबाश, जल्दी जल्दी से पढ़ लो ये क्वेश्चन आप। ये कह रहा द एवरेज मंथली इनकम ऑफ द सर्टेन एग्रीकल्चर इज एस। जो एग्रीकल्चर वर्कर्स है उनका मंथली इनकम क्या है? एस। जो बाकी वर्कर है उनका टी है। द नंबर ऑफ एग्रीकल्चर वर्कर कितने हैं? वो 11 है। दैट ऑफ अदर वर्कर्स है ना। देन द एवरेज ऑफ मंथली इनकम ऑफ ऑल वर्कर, बताओ दोनों। एग्रीकल्चर वाले 11 है, बाकी कितने हैं? उनका एस एवरेज है, दूसरे का टी है। लेकिन द नंबर ऑफ एग्रीकल्चर वर्कर कितने हैं? 11 टाइम्स ऑफ अदर्स। 11 टाइम्स ऑफ अदर मीन्स वो टी है, 11 टाइम्स ऑफ टी। बताओ इनकी मंथली एवरेज इनकम क्या होगी। देखो क्या है यहाँ पर, पहले क्या होगा, ये एग्रीकल्चर के हैं उनके, देन प्लस उसके बाद एंड डेट ऑफ अदर वर्कर कितना है? वो टी है। द नंबर ऑफ एग्रीकल्चर वर्कर्स आर 11 टाइम्स अदर, 11 टाइम्स अदर। तो बताओ जो एग्रीकल्चर वाली, ये तो टी हो गया, इनका ये एवरेज बनता है एस प्लस टी अपॉन एन, जितने भी होंगे। लेकिन यहां पर क्वेश्चन कह रहा है कि वो तो जो एग्रीकल्चर वाले वो इनका एवरेज कितना? एस हो गया एस। लेकिन द नंबर ऑफ एग्रीकल्चर वर्कर्स आर 11 टाइम्स अदर, अदर क्या है? वो टी। तो एस के बदले क्या होगा? 11 टी होगा, 11 टी होगा। देन प्लस 11 टी प्लस, और जो बाकी है वो कितना हो रहेंगे? तो 11 टी, 11 टाइम्स टी, एंड उनकी एवरेज कितनी है? वो एस है, तो प्लस लिखिए आप एस, 11 टी प्लस एस, और डिवाइड कितना होगा? डिवाइड बनेगा 2। ये बनता है इसका आंसर। बताइए जल्दी आप, कौन सा बनेगा इसका आंसर? एस प्लस टी बाई 2, एस प्लस 11 टी बाई 2, 1 बाई 11 एस प्लस 2, या 11 एस प्लस टी बाई 12। तो अगर वो 11 है, वो कितना रह गया? 12, इसलिए यहाँ पर 12 आ जाएगा। कौन जाएगा? 11 एस, ये 11 एस रहेगा, 11 एस, और ये क्या रहेगा? टी, ये टी बनेगा। सो दिस इज इक्वल टू नाउ 11 एस प्लस टी डिवाइड बाई 12, क्योंकि ये है 11 टाइम अदर्स है ना, और टी डिवाइड बाई 2, ये टोटल बनते हैं। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब हमारे पास जो, ये तो हो गया बेसिक मीन का क्वेश्चन जो आपने फाइंड किए है। अब आपको यहाँ पर जो मीन निकालने के लिए जो हमारे पास रूल्स है, दैट इज डायरेक्ट मेथड है, एजिमुथ मीन है, और स्टेप डिविएशन है। तो यहाँ तक आपने जो पढ़ा है बेसिक कॉन्सेप्ट, एक्चुअली वो क्या आया था? वो आया एक्स बार इज इक्वल टू समेशन ऑफ एक्स अपॉन एन। इस पर हमने क्वेश्चन कर दिए, ये वाले क्वेश्चन हमने यहाँ पे कर दिए थे। तो कल के टॉपिक में हम इंशाल्लाह इनके जो रूल्स कैसे फाइंड करते हैं मीन, इसके 3 रूल्स हमारे पास है, डायरेक्ट है, एज्यूम्ड मीन है, और स्टेप डिविएशन है। इनको हम नेक्स्ट क्लास में लेते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, थैंक यू।